अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर्स। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई थी, उसके सारे क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A -3,7 एंड B विच इज़ 2,6 इन द रेशियोज 2:5 एंड 3:-2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमसे दो जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं और हमें रेशो गिवन है जो कि 2:5 है और 3:-2 है जिसमें डिवाइड किया गया है। इसको फिगर के थ्रू जो है वो समझते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो सपोज़ कर लें कि एक लाइन है जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स है A एंड B। ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास -3,7 है और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2,6 है। अब एक और लाइन है जो इनको डिवाइड कर देती है, इस लाइन को जो है वो डिवाइड कर देती है। अब किस में डिवाइड करती है वो, इसको 2:5 में और 3:-2 में इसको डिवाइड कर देती है। अब ये जो लाइन है जिसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है इन रेशोज़ में, तो इसके जो है वो हमसे पूछा जा रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको हम सपोज़ कर लेते हैं, लेट सपोज़ कि इसको हम लोग ले लेते हैं D, C ले लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यानी इसके XY की वैल्यू और D के XY की वैल्यू हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक रफ़ सी फ़िगर बना दी है। पेपर में आपको फ़िगर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई डायग्राम वगैरह की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप सोल्यूशन की हेडिंग डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ -3,7, जिसको हम लोग सपोज़ कर सकते हैं x1 y1, और लाइक सपोज़ नहीं है, x1 y1 ही होगा। और हमारे पास B जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2,6 जो कि हमारे पास है x2 y2 के इक्वल। अभी सिर्फ जो जो चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है आप उनको एक दफ़ा लिख लें। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अब रेशो जो है वो आपके पास वाला जो क्वेश्चन है वो पहली बार आ रहा है, तो इसमें जो रेशो होते हैं ना इनको हम M1 M2 से डिनोट करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर हम इसको x1 y1 से कर रहे होते हैं, इसी तरह से 2:5 और जो है 3:-5 इनको हम M1 और M2 से डिनोट करते हैं। इसमें ये होता है कि जो पहला आपके पास होता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये आपके पास M1 कहलाएगा और ये जो 5 है ये M2 कहलाएगा। इसी तरीके से 3 जो है वो आपके पास M1 कहलाएगा और -5 जो है वो आपके पास M2 कहलाएगा। तो अभी तो जो है वो फ़िलहाल हम सिर्फ इसको 2:5 करके लिख देते हैं और इसको हम लोग M1 M2 करके लिख देंगे, M1:M2, और यहाँ पर 3:-5 लिख देंगे और इसको भी हम लोग M1:M2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें फ़ाइंड क्या करना है, हमें C और D के जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट C XY एंड D XY इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वैसे ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपने बस जो लिख दी है वो यहाँ तक काफ़ी है। अब क्या करेंगे कि अब सबसे पहले हम जो है वो D के लिए फ़ाइंड करेंगे। तो D के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें D के लिए फ़ाइंड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक रेशो डिवीजन फार्मूला यूज़ होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, रेशो डिवीजन फार्मूले के बारे में अगर बात कर लें तो ये हमारे पास होता है रेशो डिवीजन फार्मूला। रेशो डिवीजन फार्मूला हमारे पास होता है x इज़ इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। और सिमिलरली इसी के लिए y का फार्मूला हमारे पास होता है y इज़ इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो जिस तरह से आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में लेंथ और डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसको याद किया हुआ था, इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने के लिए आपके रेशियो डिवीजन फार्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए।
इसमें M1 M2 जो है वो हमारे पास रेशो है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पर अगर इसके रिस्पेक्ट से देखें हम लोग, तो यहाँ पर ये जो है M1 2 होगा और M2 जो है वो 5 होगा। और अगर इसके रिस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पर हमारे पास M1 जो है वो 3 होगा और M2 -5 होगा। और X1 Y1 का तो आपको पता है, और X2 Y2 का भी। तो अब जो है वो सबसे पहले हम लोग D के लिए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास हम लोग यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, X Y दोनों के लिए मैं लिख देती हूँ। अच्छा, सेपरेट करके सॉल्व करते हैं इसको। X = अभी मैं जो वो D के लिए फ़ाइंड कर रही हूँ, राइट। D के लिए D के XY के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाह रही हूँ। तो इसमें हमारे पास A होगा जो कि हमारे पास -3,7 है, जिसको हम X1 Y1 लेंगे, और B को 2,6 जो कि हम X2 Y2 लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर D XY। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक हमारे पास यहाँ पर होगा A जो कि -3,7 है, जो कि हमारे पास है X1 Y1। दोबारा ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। 2,6 जो कि X2 Y2 है। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग D का फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रेशो क्या होगा, 2:5। तो M1 जो है वो 2:5 के अकॉर्डिंगली M1 जो है वो हमारे पास होगा 2, क्योंकि मैंने बताया था जो पहला है वो आपके पास M1 होगा और बाद वाला जो है वो M2 कहलाएगा, और M2 जो है वो आपके पास बन जाएगा 5। तो अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देना। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो X = अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास M1 X2 होता है। M1 X2 का क्या मतलब है, M1 हमारे पास 2 और X2 हमारे पास, X2 क्या है हमारे पास, X2 हमारे पास है 2। फिर प्लस का साइन आ जाएगा फॉर्मूले वाला, और M2 यहाँ पर क्या है, M2 हमारे पास 5 है तो 5 आ जाएगा। और X1 हमारे पास क्या है, X1 हमारे पास -3 है तो -3 आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा M1 + M2, और M1 + M2 का मतलब क्या है, 2 + 5, तो 2 + 5 आ जाएगा। सिमिलरली Y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है M1 Y2। M1 जो है वो 2 है, और अगर Y2 देखें तो Y2 6 है, तो मीन्स 2 और 6 आ जाएगा। प्लस M2 अगर देखें हम लोग, M2 Y1 होता है फिर, तो M2 हमारे पास यहाँ पर 5 है, और Y1 हमारे पास क्या है, 7, तो 7 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगेन M1 + M2 होता है, तो M1 जो है वो 2 + M2 जो है वो 5। अब सिंपली जो है वो इसको आप लोग कैलकुलेटर में पूरा पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर x के लिए हम लोग जो है वो करें तो 2 × 2 विच इज़ 4 + 5 × -3, और डिनोमिनेटर में इसके 2 + 5, तो हमारे पास आ जाएगा -11/7। तो x की जगह पर आ जाएगा -11/7। इसी तरीके से y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो y के लिए हमारे पास अगेन 2 + 5 डिनोमिनेटर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, ऊपर जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 47/7। तो y का हमारे पास आ गया 47/7। सो बेसिकली हमने x y जो हमारे पास d है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, विच इज़ x एंड y, जो कि हमारे पास आए हैं -11/7 एंड 47/7, राइट। अब ये हमारे पास एक बन गया, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन क्योंकि हमने दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो अब हम लोग जो है वो सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इस तरीके से सॉल्व हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एक डिफरेंट चीज़ होगी वो ये होगा, ये आएगी कि यहाँ पर हमारे पास जैसे जब पहले हम लोग डी के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमने जो हमारे पास रेशो था वो 2:5 था, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो रेशो गिवन है 3:-5। तो हमने डी के जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए थे, और अब हमने सी के फाइंड करने थे। इसमें हर चीज़ एज इट इज़ रहेगी, वही ए जो है वो -3,7 जो कि X1 Y1 रहा हमारे पास, और बी जो कि 2,6 था वो X2 Y2 रहा। सिर्फ जो डिफरेंस आया वो ये आया कि अब हमारे पास जो है सी के फाइंड करते वक्त हमारे पास रेशो 3:-5 यूज़ होगा, और जब हम लोग डी के फाइंड कर रहे थे तब हमारे पास 2:5 था। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे क्वेश्चन कॉपी करते हुए, कि यहाँ पर अगर हम बुक में देखें तो ये 3:-2 है, मैंने यहाँ पर -5 लिखा हुआ है।
मैंने 3:-5 लिखा हुआ था, जबकि हमारे पास 3:-2 है। सही, तो इसको -2 कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सही से देखा नहीं, और यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। एक्चुअली मैं पूरी एक्सरसाइज एक ही टाइम में जो है वो सॉल्व करवाती हूँ, तो इसलिए कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है, तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट कर दिया करें। या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये 3:-2 था, -5 नहीं था, तो m1 जो है वो हमारे पास 3 रहेगा, और m2 जो है वो -2 बन जाएगा। सही, अब जो है वही हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। x = m1 x2 + m2 x1 m2 x1, और डिनोमिनेटर में m1 + m2। ये x2 के लिए था, और सिमिलरली y के लिए हमारे पास था y = m1 y2 + m2 y1, और डिनोमिनेटर में m1 + m2। अब x के लिए सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास m1 x2 है। m1 जो है वो 3 है और x2 जो है वो 2 है, तो यहाँ पर m1 की जगह पर 3 आ जाएगा और x2 की जगह पर हमारे पास 2 आ जाएगा। प्लस जो है वो फॉर्मूले का लगेगा, और m2 जो है वो अब हमारे पास -2 है, और x1 जो है वो -3 है, तो -2 - 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास m1 + m2 का मतलब 3 - 2 होगा। -2 इसलिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में तो प्लस का साइन था, लेकिन m2 में जो है वो 2 के साथ हमारे पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर y के लिए सॉल्व करते हुए हमारे पास m1 जो है वो 3 है, और y2 जो है वो हमारे पास 6 है। प्लस फॉर्मूले का लगेगा, m2 जो है वो -2 है, और y1 हमारे पास 7 है, और डिनोमिनेटर में m1 + m2 का मतलब 3 - 2 अगेन। x = इसको जो है वो कैलकुलेटर में जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 3 × 2 which is 6 + -2 -2 × -3 which is again 6, और 3 - 2 which is 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा x = 12, राइट। और y के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बनेगा y के लिए 7 आ जाएगा, और इस साइड पे 3 तो एज इट इज़ रहेगा, और इसके साथ 6 आ जाएगा, तो y के लिए हमारे पास बन जाएगा 4। तो मीन्स के हमारे पास c के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स आ गए 12,4। तो इस तरह से हमने दोनों के फाइंड कर लिए, c के 12,4, और d के जो हमने फाइंड किए थे वो थे -11/7 and 47/7, -11/7 and 47/7। तो इस तरह से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो है वो अभी तक पहले हम सारी एक्सरसाइजेस में जो है वो सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ कर रहे थे, तो मे बी इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से अगर आप वीडियो देखेंगे तो सेकेंड टाइम देखने में आप ईज़िली समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो पार्ट्स गिवन है, और इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। मैं इसमें से सिर्फ एक पार्ट करवाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैं पार्ट 1 करवाऊँगी सॉल्व। इसमें हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है, और हमें पॉइंट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, राइट। सो हमारे पास 3,0 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे इसमें। तो पार्ट 1 सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारे पास 2 है, और इसका पार्ट ये 1 है। हमें गिवन है 3,0 एंड 5,0। तो हमारे पास एक जो है वो 3,0 आ जाएगा, जिसको हम लोग अगेन x1 y1 सपोज करेंगे, और हमारे पास दूसरा 5,0 जो कि हमारे पास x2 y2 है, राइट। ये हमारे पास x1 y1 हो गया, और 5,0 जो है वो x2 y2 हो जाएगा। हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट। तो हमें मिड पॉइंट के लिए लाइक एक्स वाई हमें फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे पूछा जाए कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो जो है वो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, विच इज़ x = x1 + x2, और डिनोमिनेटर में इसके आ जाता है 2, और y के लिए हमारे पास होता है y1 + y2, और डिनोमिनेटर में 2, राइट। सो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट
फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूलाज आते जा रहे हैं उनको एक जगह पे कॉपी कर लें और उनको अच्छे से याद रखें, बिकॉज़ अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी मिड पॉइंट का पूछा जाए तो आपको जो है वो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं ओ, राइट। मिड पॉइंट को लेट द मिड पॉइंट बी ओ हमने इसको सपोज करना, ऑब्वियसली इसके हमें एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, यही फॉर्मूले को यूज़ करते जाएंगे। तो इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि ओनली यहाँ पे x लिखते हैं। x इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास x1 प्लस x2 है। x1 जो है वो यहाँ पे 3 और x2 5 है, तो मीन्स 3 + 5 और डिवाइड में 2। और y के लिए हमारे पास y1 जो है वो यहाँ पर 0 है और प्लस y2 भी 0 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग x को देखें तो x 3 + 5 हमारे पास बन जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 0/2 जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास 0 ही बन जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो x हमारे पास यहाँ से निकला है 4 और y हमारे पास आया है 0। तो हमें क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, तो हमारे पास मिड पॉइंट जिसको हमने लेट किया था ओ के इक्वल, तो हमारे पास ओ भी आप सपोज कर सकते हो या फिर आप सिर्फ मिड पॉइंट ही लिख दो। मिड पॉइंट ही यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट 4,0। सो ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब जो है वो बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसी फॉर्मूले आप जो है वो पुट करेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे 0,4 एंड 0,-4 है, ये भी इसी तरह सॉल्व होगा और बाकी भी तीनों पार्ट्स एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 3. Find the coordinates of the points which divide the join of a -1, -7 and b 1, 2 internally and externally in the ratio 2:1. यहाँ पे हमें जो है वो a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें कहा गया है कि एक पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमने, जब वो इंटरनली डिवाइड करता है रेशो 2:1 में और एक्सटर्नली डिवाइड करता है अगेन 2:1 में। सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास ये 3 है और सोल्यूशन की आप हेडिंग डाल लें। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर गिवन है वो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि है -1, -7 और ये हमारे पास है x1, y1। और हमें गिवन है b के कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे पास है 1, 2 x2, y2। हमें रेशो गिवन है जो कि है 2:1। 2:1 का मतलब है m1 जो है वो 2 है और m2 1 है। तो m1 की जगह पर हमने लिख दिया 2 और m2 जो है इज़ इक्वल्स टू 1। अब हमसे कहा जा रहा है कि वो जो पॉइंट है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनली के लिए सॉल्व करेंगे और फिर एक्सटर्नली के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। तो पार्ट ए लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉइंट्स, बल्कि यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join internally in the ratio 2:1, राइट। हमने लेट कर लिया एक्स वाई को, कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिया एक्स वाई को उस पॉइंट के जिसने डिवाइड किया है इंटरनली किस में 2:1 में।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटरनली बात की जा रही है, तो हमने अभी तक जितना भी जो भी हमने हमने पहली बार जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो डिवीजन फार्मूला पढ़ा है, लेकिन वो जो हमने रेशियो डिवीजन फार्मूला पढ़ा था वो इंटरनली डिवीजन के लिए ही पढ़ा था। तो जब भी इंटरनली की बात आ रही हो तो हमारे पास फार्मूला वही होता है कि x इज़ इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए अगेन m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। x के लिए हमारे पास m1 x2 है, m1 जो है वो यहाँ पर हमारे पास 2 है और x2 जो है वो हमारे पास 1 है। तो m1 की जगह पर तो 2 आ जाएगा और x2 की जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस फॉर्मूले का लगेगा m2 जो है वो 1 है और x1 जो है वो हमारे पास -1 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास m1 प्लस m2 है। m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस 1, और अगर यहाँ पर ये y के लिए सॉल्व करें तो m1 जो है वो अगेन 2 है, y2 जो है वो हमारे पास 2 है, प्लस m2 जो है वो हमारे पास 1 है, और y1 जो है वो हमारे पास -7 है, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस 1। इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे। वैसे फॉर्मूले में पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस -1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 -7 अपॉन 2 प्लस 1 इज़ 3, राइट। तो ये तो हमारे पास बन जाएगा 2 - 1 1 अपॉन 3, और यहाँ पर हमारे पास 4 - 7 3 अपॉन 3 बन जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो x तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 3, वेयर्स y हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल, राइट। तो हमारे पास एक्स वाई जो है वो बन जाएगा 1 अपॉन 3 कॉमा -1। तो इंटरनली जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये बन गया। अब हमें क्या कहा गया कि अब हमने एक्सटर्नली भी डिवाइड करवाना है और उस पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो भी फाइंड करना है। तो अब एक्सटर्नली डिवीजन के लिए भी हर चीज़ हमारे पास एज इट इज़ यही रहेगी और रेशो भी जो है वो हमारे पास यही रहेगा। अब चेंज क्या होगा वो देखते हैं। अब जो है वो एक्सटर्नली डिवीजन पे क्या करेंगे वही मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख दी है जो पहले लिखी थी, सिर्फ यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट लेट किया मैंने ताकि कन्फ्यूजन ना हो दोनों में। a वही हमारे पास -1 -7 जो है वो x1 y1 होगा, और b जो 1 2 है वो x2 y2 होगा। m1 वही 2 और m2 जो है वो वही 1 रहेगा। लेकिन अब बात सिर्फ इतनी सी चेंज हुई है कि एक्सटर्नली डिवीजन की बात कर रहे हैं। हर चीज़ वही है एज इट इज़, सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। एक्सटर्नली डिवीजन के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाता है m1x2 माइनस m2x1 और डिनोमिनेटर में m1 माइनस m2, और y1 के लिए हमारे पास y के लिए बन जाएगा m1y2 प्लस m2y1, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और डिनोमिनेटर में m1 माइनस m2। पूरा फार्मूला जो है वो सेम रहता है, सिर्फ इतनी सी जो है वो इतना सा डिफरेंस आता है कि प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है। जहाँ जहाँ पर भी प्लस था इंटरनली डिवीजन में वहाँ पर माइनस आ जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन में, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू m1 जो है वो हमारे पास 2 है, x2 जो है वो हमारे पास 1 है, माइनस m2 जो है वो हमारे पास 1 है, और x1 हमारे पास -1 है। डिनोमिनेटर में m1 माइनस m2 का मतलब है 2 - 1, और y में के लिए हमारे पास आ जाएगा m1 जो कि है 2 और y2 जो कि हमारे पास है 2 अगेन, माइनस m2 जो है वो हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास है -7। डिनोमिनेटर में m1 माइनस m2 का मतलब है 2 - 1। इस पूरे को कैलकुलेटर में एज इट इज़ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 1 -1 और 2 -1, राइट। सो ये इसको सॉल्व करके हमारे पास बनेगा 3। तो x की जगह पर 3 आ गया हमारे पास, और y के लिए अगर सॉल्व करें तो y की जगह पर हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास बन जाएगा y के लिए 11। तो y के लिए हमारे पास आ गया 11। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो बना है वो बना है। अच्छा, x कॉम्प्लीमेंट करके आप लिखिएगा ताकि जो है वो, क्योंकि मैंने लेट भी जो है वो x कॉम्प्लीमेंट में y कॉम्प्लीमेंट से किया, तो x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बन गया 3,11। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। दूसरी बात ये है कि जब भी आपके पास इंटरनली या एक्सटर्नली मेंशन नहीं हो, आपसे सिर्फ़ और सिर्फ डिवीज़न का बोला जाए कि डिवीज़न हो रही है, तो फिर जो है वो क्या करेंगे, आप हमेशा इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि जैसे कि हमने 1 में हमारे पास कोई इंटरनली या एक्सटर्नली मेंशन नहीं था, तो हमने m1 x2 + m2 x1 वाला ही फॉर्मूला लगाया था। लेकिन जब आपसे एक्सटर्नली का बोला जाए तभी आप ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे इसमें इन्होंने स्पेशली बोला हुआ था कि जो है वो एक्सटर्नली भी डिवाइड करके जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, तो इसकी वजह से हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ P3,4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ A 7,8 एंड B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब इसमें हमें जो है वो B जो P है, सॉरी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,4 है, ये मिड पॉइंट है हमारे पास, राइट। सो P जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सोल्यूशन की हेडिंग पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है P, राइट, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या गिवन है, 3,4। और हमारे पास जो है वो एक जॉइन जो है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 7,8, जो कि हमारे पास x1 y1 है। हमसे पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। B के कोऑर्डिनेट्स हमसे फाइंड करने को कहा गया है, तो B के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, तो इसको हम लोग x y ही सपोज करेंगे। लेकिन क्योंकि B के कोऑर्डिनेट्स थे तो ऑब्वियसली ये x2 y2 थे। अब क्योंकि अगेन ये एक मिड पॉइंट के फॉर्मूले, लाइक मिड पॉइंट इसमें गिवन है, तो मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। अब मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला होता था, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि हमारे पास होता था x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली हमने इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि मिड पॉइंट हम लोग जब फाइंड कर रहे होते थे, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली x और y फाइंड कर रहे होते थे, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि हमें 3 और 4 पहले से गिवन है, यानी कि हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है। अभी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि हमें x और y गिवन है, तो इधर हम लोग लिख देंगे x, y। x y हमें गिवन है, x1 y1 भी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, x2 y2 गिवन फाइंड करना है। तो x क्योंकि हमें गिवन है, मिड पॉइंट का जो लाइक x कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है, तो जो है 3 हमारे पास, तो 3 हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। x1 जो है वो हमारे पास अगेन गिवन है, जो कि 7 है, प्लस फाइंड हमने क्या करना है, x2 हमने फाइंड करना है। x2 को हमने क्या सपोज किया हुआ है, x सपोज किया हुआ है, तो x हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट था वो हमारे पास गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, जो कि हमारे पास 4 है, = y1 जो है वो हमारे पास 8 है। फाइंड हमने करना है y2, जिसको हमने लेट किया हुआ है y के इक्वल, तो y एज इट इज़ रहेगा और हम इसको 2 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। अब 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा ये, और 7 + x एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, = 8 + y एज इट इज़ रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 7 जो है वो जब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो 6 - 7 बन जाएगा, और यहाँ पर y है तो ये जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो 8 - 8 बन जाएगा, तो मीन्स x जो है वो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा और y जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। आई होप सो कि आंसर भी हमारे पास यही है, हाँ यही आंसर है हमारे पास, -1, 0। तो x y जो है वो हमारे पास, जो कि हम क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे थे, हम b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे, तो हम ऐसे लिख देंगे कि b x y = -1, 0। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
Question number 5 is given that P1 x1 comma y1 P2 x2 comma y2 and P3 x3 comma y3 are the midpoints of the sides of a triangle. Find the vertices. So ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी है, इसी वजह से इसको आप जो समझेंगे वो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, लेकिन इस वजह से मैंने जो डायग्राम है उसको एक सेपरेट पेज पे ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली जो है वो एक ट्राइंगल की बात की जा रही है और हमसे कहा जा रहा है कि उस ट्राइंगल की, हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं और हमारे पास जो है वो उसकी 3 साइड्स होती हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं, देखिए 1 2 एंड जो 3 इसकी साइड्स हैं, इसके मिड पॉइंट हमें गिवन है जो कि हमें दिया हुआ है P1 और उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें x1 y1 दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो हमें P2 गिवन है और यहाँ पर मिड पॉइंट P3 गिवन है और ये ऑब्वियसली उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। और वर्टिसेस जो है वो हमारे पास A B C गिवन है। अब यहाँ पर ये जो A B C D और E F है, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने खुद से जो है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इनको लिया है A B C D E F। वो इस वजह से ये ऑब्वियसली हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3 है, लेकिन मैंने इनको A B C D E F इसलिए लिया है, ये आपकी बुक में कोई गिवन नहीं था, मैंने खुद से इनको A B C D और E F लिया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मिड पॉइंट्स हैं ये x1 y1 के टर्म्स में गिवन है। तो अगर मैं इसमें भी x1 y1 लिख दूंगी तो वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर मैंने A B C D और E F लिया, क्योंकि ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2 वगैरह में गिवन था। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपर ही लिखती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक ही पेज पे आ जाए हाफ जो है क्वेश्चन। सोल्यूशन सबसे पहले तो हम लोग सारी चीज़ें लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमारे पास जो वर्टेक्स ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a कॉमा बी है। वर्टेक्स बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास c कॉमा डी है एंड वर्टेक्स सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास e कॉमा f है, जो हमने लिए हैं, ये बुक में नहीं गिवन थे, अगेन आई एम टेलिंग यू। और हमारे पास जो मिड पॉइंट्स है P1 उसके कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1, P2 जो है वो x2 कॉमा y2 and P3 is x3 कॉमा y3। सबसे पहले जो है वो हम लोग P1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले तो दैट P1 x1 कॉमा y1 is the midpoint of vertex A and B। P1 जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है वर्टेक्स A एंड B के, तो बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है दैट P1 is the midpoint of vertex A is the midpoint between vertex A and B। सही, तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि P1 जो है वो मिड पॉइंट है वर्टेक्स A एंड B के दरम्यान, राइट। सो क्योंकि अब यहाँ पर मिड पॉइंट की बात की जा रही है और हमें 3 जो है वो मिड पॉइंट्स गिवन भी हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि जब भी मिड पॉइंट के बारे में बात की जा रही हो आपसे या फिर मिड पॉइंट फाइंड करने को कहा जा रहा हो तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम P1 के जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिर्फ वर्टेक्स A और B के होंगे। वो इसलिए क्योंकि P1 जो है वो मिड पॉइंट है वर्टेक्स A और B के दरम्यान। तब यहाँ पर वर्टेक्स A जो है यहाँ पर ही मैं लिखती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास A B, उसको हम ऑब्वियसली x1 y1 कंसीडर करेंगे और B जो है वो हमारे पास है C D जो कि हमारे पास x2 y2 है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये चीज़ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लंबा है तो इस वजह से जो है वो मैंने लिखा है, वरना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो x है, x की जगह पर हमारे पास x1 आ जाएगा क्योंकि x जो है वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट जो है वो हमें गिवन है x1, तो यहाँ पर x1 आ जाएगा।
इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कहा जा रहा है। तो यहाँ पर x1 जो है वो a है और x2 c है, तो a प्लस c हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर y जो कोऑर्डिनेटर हमें गिवन है y1 मिड पॉइंट का, और y1 प्लस y2 हमारे पास क्या है b प्लस d, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। अब यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है 2, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बन जाएगा 2x1 इज इक्वल्स टू a प्लस c और 2y1 इज इक्वल्स टू b प्लस d। अब ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से हमने जिस तरह से P1 के लिए सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करी, इसी तरीके से हम लोग P2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो फिर अगेन स्टेटमेंट लिखेंगे दैट P2 x2 y2 is the midpoint between vertex। अब P2 जो है वो मिड पॉइंट है बिटवीन वर्टेक्स, P2 जो है वो मिड पॉइंट है बिटवीन वर्टेक्स A एंड C। तो यहाँ पर भी ये लिखेंगे वर्टेक्स A एंड C, राइट। अब A एंड C के लिए अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा विच इज x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए हमारे पास होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो A और C के कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करेंगे। तो A के जो है वो हमने कंसीडर किया होता है A, B, और C के हमारे पास थे E, F। ये हमारे पास ऑब्वियसली x1 y1 होंगे और ये हमारे पास x2 y2 है। अब अगेन यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है जो कि x2 है, तो इसकी जगह पर हम लोग x2 पुट करेंगे, और x1 प्लस x2 हमें कहा जा रहा है। तो x1 a है और x2 जो है वो e है, तो a प्लस e डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर अगर देखें तो y की जगह पर y2 और y1 प्लस y2 का मतलब है कि b प्लस f, तो b प्लस f डिवाइडेड बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2x2 इज इक्वल्स टू a प्लस e, और यहाँ पर 2y2 इज इक्वल्स टू b प्लस f, राइट। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से जैसे P2 के लिए फाइंड करा, P3 के लिए फाइंड करेंगे एंड होप सो कि इसमें आ जाए पूरा। तो P3 x3, y3 is the midpoint between vertex। अब अगर P3 को हम लोग देखें तो P3 जो है वो अगेन वर्टेक्स B एंड C के दरमियान है, तो बिटवीन B एंड C आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हमारा है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जो है क्योंकि वर्टेक्स B और C की बात करी जा रही है, तो वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो C, D थे, और वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट हमारे पास E, F थे। तो ये हमारे पास x1 y1 होगा और ये x2 y2। अब यहाँ पर x जो है वो हमारे पास x3 की इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में, और x1 प्लस x2 का मतलब है c प्लस e डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर ये अगेन y3 की इक्वल है, और y1 प्लस y2 का मतलब है d प्लस f डिवाइडेड बाई 2। अब 2x3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके, और c प्लस e एज इट इज आ जाएगा 2y3 क्यूब नहीं, सॉरी 3 क्योंकि क्यूब नहीं है, d प्लस राइट। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। सो हमारे पास बेसिकली टोटल 6 इक्वेशंस बन गई हैं इन सबको सॉल्व करके। अब हमने क्या करना होगा कि हमें जो भी x वाली इक्वेशंस हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5,
नाउ इट्स क्लियर आई थिंक, हाँ अब सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशंस हैं एक्स वाली इक्वेशंस, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 जो एक्स वाली इक्वेशंस हैं, इनको हमें ऐड करना होगा। तो अब ऐड करेंगे इन इक्वेशंस को। सो 1, 3 एंड 5 जो है इक्वेशन, ये हमारे पास एक्स की इक्वेशंस थी, तो अब इनको हम ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड इनको कैसे करते हैं, हमारे पास एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप जो है वो कैसे नाम है इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहे होंगे आपस में, तो हमेशा जो भी चीज़ आपके पास राइट साइड पर है वो राइट साइड से ऐड होगी, और जो भी चीज़ लेफ्ट साइड पर है वो लेफ्ट साइड से ऐड होगी। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम ऐड करवा रहे हैं तीनों इक्वेशंस तो हमारे पास 2x1 जो कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर है, ये 2x2 से ही ऐड होगा और 2x3 से ही ऐड होगा। और ये जो a प्लस सी है ये a प्लस ई से ऐड होगा और c प्लस ई से ऐड होगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू a प्लस सी प्लस a प्लस ई प्लस c प्लस ई, राइट। अब यहाँ से हम लोग जो है वो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a प्लस ए 2 ही हो जाएगा, a प्लस सी प्लस सी 2c हो जाएगा और e प्लस ई 2e हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 एज इट इज रहेगा। यहाँ से जो है वो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी प्लस ई अंदर एज इट इज रहेगा। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस ई। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर ए। इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब इस इक्वेशन नंबर ए से हम लोगों को ए सी और ई तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। अब वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन जो मकसद है वो ए सी ई बी एफ इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करना है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो हमसे ये कहा जा रहा था कि आपको वर्टिसेस फाइंड करने हैं, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट क्या किया था, ए बी सी डी ई एफ। तो हमें ऑब्वियसली हमने इसको लेट ए बी सी डी ई एफ से किया था, लेकिन हमें फाइंड जो है वो वैल्यू ए बी सी डी ई एफ की ही करनी है। तो अब यहाँ तक इक्वेशन सॉल्व हो गई और इसको हमने इक्वेशन नंबर ए सपोज कर लिया। अब इसी से हम लोग ए सी और ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे सॉरी इक्वेशन नंबर जो 5 है, इसमें हमारे पास c प्लस ई जो है वो 2x3 के इक्वल है, राइट। तो हम लोग इसको यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे a की वैल्यू। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंगली हमारे पास c प्लस ई जो है वो इक्वल है 2x3 के। तो अब यही चीज़ हम लोग जो है वो क्वेश्चन में पुट करेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, ए भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन c प्लस ई की जगह पर 2x³ आ जाएगा, तो प्लस 2x³ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 2x3 है ये हमारे पास जब जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 2x3 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एज इट इज़ रहेगा और माइनस का 2x3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए जो है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। ए इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एज इट इज़ रहेगा, जबकि x3 माइनस 2x3 हमारे पास माइनस x3 बन जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब इसी तरीके से हमें फाइंड करनी होगी c और e की वैल्यू। तो c और e की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हमें इक्वेशन नंबर a ही यूज़ करनी पड़ेगी। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन a अगेन इक्वेशन a को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो कि है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू a प्लस सी प्लस ई। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें हमने पहले जो है वो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि इक्वेशन नंबर जो 5 थी उसमें c प्लस ई 2x³ के था। अगर अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इसमें a प्लस ई जो है वो 2x2 के इक्वल है। तो अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
इक्वेशन 3 a plus e is equals to 2x square. So x1 plus x2 plus x3 एज इट इज रहेगा, c भी एज इट इज रहेगा, लेकिन a प्लस e की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x2, तो प्लस 2x2 आ जाएगा हमारे पास। अगेन वही होगा कि x2 तो एज इट इज है, ये जब हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस 2x2 हो जाएगा और प्लस x3 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू c। अब अगर देखें तो c की वैल्यू हमारे पास निकल ली है x1, इनको माइनस करेंगे तो माइनस x2 प्लस x3, इस तरह से निकल आई हमारे पास c की वैल्यू। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, c की फाइंड कर लिया, अब हम लोग e की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो है वो हमने फाइंड करनी है c की वैल्यू, तो अब इसमें जो है वो अगेन मैंने इक्वेशन a को जो है वो यूज़ किया है, और दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हमारे पास a प्लस सी जो है वो 2x1 के इक्वल था। तो अगेन वही सारे स्टेप्स होंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जो है वो a प्लस सी की जगह पर 2x1 आ जाएगा और प्लस का e एज इट इज रहेगा। हमने a और c की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब हमने e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x1 है, अब ये जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस का 2x1 हो जाएगा, तो बन जाएगा x1 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू e। यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का x1 बन जाएगा प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू e। हमारे पास e के लिए जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3। ये हमारे पास आ गई वैल्यू e की। e की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब e की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब क्या करेंगे कि अब जो है वो जिस तरह हमने a प्लस सी प्लस लाइक a e और c की वैल्यू फाइंड करी है, इसी तरीके से अब हमें b d और f की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब इसको फाइंड करने के लिए अगेन वही स्टेप होगा हमारे पास कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि लेट मी शो यू, जिस तरीके से पहले हमने जो है वो ऐड करी थी इक्वेशन 1, 3 और 5 को, जो कि x की इक्वेशंस थी, हमने सारी x की इक्वेशंस को जो है वो ऐड किया था। अब इसी तरीके से हम लोग ऐड करेंगे y की इक्वेशंस को, और y की इक्वेशंस हमारे पास क्या हैं, इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 जो है वो y की इक्वेशन थी। अब इनको भी हम लोग उसी तरीके से ऐड करेंगे, तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ ताकि फिर ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकें। तो अब यहाँ पर जो मैंने ऐड करवा दिया इक्वेशन 2, 4 एंड 6 को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b प्लस b जो है वो 2b बन जाएगा, d प्लस d 2d बन जाएगा और f प्लस f 2f बन जाएगा। 2 एज इट इज रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 भी एज इट इज रहेगा। राइट साइड से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो b प्लस d प्लस f बन जाएगा। 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, लाइक कैंसिल हो जाएगा, और y प्लस 1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू b प्लस d प्लस f। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर b। जिस तरह प्रीवियस उसमें हमने क्या किया था कि x की सारी इक्वेशंस को ऐड करवाया था, और इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर a कंसीडर किया था। फिर उसके अंदर जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे b, a, c और e थे, उनकी हमने वैल्यूज फाइंड कर ली थी। इसी तरीके से अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए b, d और f की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें d प्लस एफ जो है वो 2y3 के इक्वल है, d प्लस एफ, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो d प्लस एफ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 d प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2x3, राइट, 2x3 के इक्वल है ये। तब क्या होगा कि y1 प्लस y2 प्लस y3 तो एज इट इज रहेगा,
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b भी एज इट इज रहेगा, लेकिन d प्लस एफ की जगह पर आ जाएगा 2x3। ये जो है वो हमारे पास जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस 2x। अच्छा आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, और वो ये कि d प्लस एफ हमारे पास 2y3 के इक्वल है। मैंने यहाँ पर x3 लिख दिया, सो आई एम रियली सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ कि 2y3 के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 2y3, और यहाँ पर भी 2y3 इज इक्वल्स टू b। हमारे पास b की वैल्यू आ गई y1 प्लस y2 माइनस y3। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अच्छा, तो हमने जो है वो b की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब जो है वो अगेन हमने इक्वेशन नंबर b यूज़ की है, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास b प्लस एफ जो है वो 2y2 के इक्वल था। तो b प्लस एफ जो है वो 2y2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर अगेन वही सब होगा कि y1 प्लस y2 प्लस y3 का एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास यहाँ पे d भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन b प्लस एफ की जगह पर हमारे पास 2y2 आ जाएगा। अगेन y1 प्लस y2, 2y2 जब हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस 2y2 हो जाएगा, प्लस y3 इज इक्वल्स टू d। तो फाइनली d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 माइनस y2 प्लस y3। तो ये आ गई हमारे पास d की वैल्यू। अब जिस तरह d की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब इसी तरीके से हमने b की भी फाइंड कर लिया, d की भी फाइंड कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ f की रहती है। तो अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन b, which is y1 plus y2 plus y3 is equals to b plus d plus f, and according to equation 2 हमारे पास b plus d जो है वो 2y1 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 b plus d is equals to 2y1। तो फिर हम लोग जो है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 को एज इट इज रहेगा। b प्लस d की जगह पर 2y1 आ जाएगा, और प्लस f जो है वो एज इट इज रहेगा। f की वैल्यू की बात करें तो y1 माइनस 2y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये हमारे पास बन जाएगा y2 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y1 करके मैंने लिख दिया इसको। तो ये आ गई हमारे पास f की वैल्यू। फाइनली हमारे पास a b c d e एंड f की वैल्यू आ गई है। सो वैल्यूज़ तो हमने फाइंड कर ली थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे जो है वो सबकी लिख ली है जो जो हमारे पास आई है वैल्यू। सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पर चेंज करूँगी कि ई की वैल्यू हमारे पास लाइक एफ और ई दोनों के वैसे ही सेम आया कि प्लस प्लस साइन है, सिर्फ जो माइनस एक्स1 है तो उसकी वजह से मैं उसको एंड पे लेके जा रही हूँ क्योंकि माइनस का साइन है ऑब्वियसली। तो इस वजह से मैं ई की वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ x3। लाइक पॉजिटिव जितनी भी हैं वो मैंने पहले लिख दी है, और नेगेटिव जो है वो एंड में कर दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो मैंने सोचा कि जब मैं चेंज कर ही रही हूँ, सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज करनी है, राइट। तो मैं आपके सामने ही कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जो है वो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ए की, बी की, सी की, डी और ई और एफ की। अब हमसे क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था वो हमसे फाइंड करने को कहा जा रहा था वर्टिसेस जो है। तो अब हमारे पास 3 वर्टिसेस थे, ए बी और सी। हमने जो वर्टेक्स ए था उसके कोऑर्डिनेट्स लिए थे ए और बी, और ए और बी के अकॉर्डिंगली हमारे पास वर्टेक्स ए जो है वो बना है x1 प्लस x2 माइनस x3 कॉमा y1 प्लस y2 माइनस y3। ये हमारे पास जो है वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स बने। वर्टेक्स बी जो है वो हमने लेट किया था सी कॉमा डी से, और वर्टेक्स सी कॉमा डी हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली बने हैं x1 माइनस x2 प्लस x3 कॉमा y1 माइनस y2 प्लस y3। सिमिलरली जो वर्टेक्स डी था हमारे पास
या मैं फिर से दिखा भी दूँ कि हमें वर्टेक्स ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। ए को हमने ए बी से लेट किया था, बी को सी डी से और सी को ई एफ से। तो ई एफ से हमने लेट किया था और ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, और एफ की आ गई है वाई क्यूब प्लस वाई टू माइनस वाई वन। सो फाइनली ये जो है हमारे पास तीनों वर्टिसेस जो हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन ये फिर भी ऐसे इजीली समझ में नहीं आएगा, तो एटलीस्ट आपको 2 बार वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। एक बार अगर इसको जो है वो दोबारा से इसका ओवरव्यू कर लें तो हमारे पास जो है जल्दी से मैं एक बार जो है वो फिर से बता दूं। तो हमारे पास ट्रायंगल था, उसकी जो है वो साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन थे और हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने को कहा गया था। क्योंकि यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 था, इसकी वजह से मैंने कोऑर्डिनेट्स को a b c d और e f लेट किया था। सही, उसके बाद हमने सबसे पहले P1 को जो है वो मिड पॉइंट कंसीडर किया बिटवीन वर्टेक्स A और B के, और हमने इसको सॉल्व करके मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई थी। फिर इसी तरीके से P2 के लिए हमने सॉल्व किया बिटवीन P2 जो था वो हमारे पास वर्टेक्स A और C के दरमियान था, तो A और C के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया पूरा और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 निकाल ली। फिर इसी तरीके से हमने जो है वो P3 जो था वो वर्टेक्स B एंड C के दरमियान था, तो हमने B एंड C के दरमियान उसके रिस्पेक्टिव से हमने पूरा सॉल्व किया और फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन हमारे पास आ गई। फिर हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने जो x वाली इक्वेशन थी यानी इक्वेशन 1, 3 और इक्वेशन 5 इनको हमने कर दिया ऐड। जब हमने इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी जिसको हमने a कंसीडर कर लिया। अब हमने वही करा कि हमारे पास a, c और e की वैल्यू हम लोग यहाँ से सिर्फ इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते थे। तो सबसे पहले हमने जो है वो क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 हमारे पास c प्लस ई जो है वो 2x3 के इक्वल था, तो हमने ये इस चीज़ को यूज़ करते हुए a की वैल्यू निकाल ली। फिर इक्वेशन 3 जिसमें हमारे पास a प्लस ई जो है वो 2x2 के इक्वल था, इसको यूज़ करते हुए हमने जो है वो c की वैल्यू फाइंड कर ली। और लास्ट हमारे पास a और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद e की वैल्यू फाइंड करना रहता था, जो हमने फिर दोबारा जो है वो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए। अच्छा, तो a और c की हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, उसके बाद फिर हमने e की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने दोबारा जो है वो इक्वेशन नंबर a को यूज़ किया और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास a प्लस सी 2x1 के इक्वल था, तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने e की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब e की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमारे पास a, c और e तीनों की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो y वाली इक्वेशन थी जो कि इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 थी, इनको ऐड किया। इनसे भी एज इट इज़ली हमने क्या किया कि एक इक्वेशन बना दी b, और इसके अकॉर्डिंगली हमने जिस तरह से x की टर्म्स में सब जो है वो तीनों इक्वेशंस को x वाली इक्वेशंस को लेके सॉल्व किया था, तो इसी तरीके से हमने जो है वो y वाली तीनों इक्वेशंस को यूज़ किया। और बिल्कुल जैसे हमने x की इक्वेशंस को यूज़ करते हुए a, c और e की वैल्यू फाइंड करी थी, इसी तरीके से हमने y की इक्वेशंस को यूज़ करते हुए b, d और f की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली थी। इक्वेशंस वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद सारी वैल्यूज़ को जो है वो एक साथ लिख लिया, और वर्टेक्स a जो है वो क्योंकि हमारे पास a, b हमने कंसीडर किया था, वर्टेक्स b जो है वो c, d कंसीडर किया था, वर्टेक्स c जो है वो e, f कंसीडर किया था, तो बस उसकी जगह पर हमने वैल्यूज़ डाल दी और ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर हो गया। It says find the fourth vertex d of a parallelogram whose other three vertices are a 1, -2, b 1, 0 and c 2, 1। सो इस क्वेश्चन में हमसे एक पैरेललोग्राम की बात की जा रही है और हमसे कहा जा रहा है कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम ये जो भी 4 साइडेड फिगर होती है उसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं। सो सिमिलरली पैरेललोग्राम में भी हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि हमें जो 3 वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि जो वर्टेक्स डी है यानी कि जो 4th वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करें। अब यहाँ पर मैंने फिगर में जो है वो डायगोनल ड्रॉ किया है। डायगोनल बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 2 ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही हो। लाइक डी और बी जो है ये एक डायगोनल बन रहा है और ए और सी जो है वो एक डायगोनल बन रहा है, लाइक के ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है। अभी जो एम और एम कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा है, ये मैंने लेट किया है एम और एम कॉम्प्लीमेंट को। बेसिकली एम को जो है वो मैंने मिड पॉइंट कंसीडर किया है डायगोनल ए सी का, और एम कॉम्प्लीमेंट को मैंने कंसीडर किया है मिड पॉइंट बी एंड डी का। तो अब सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ 1, -2
वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ 1,0 एंड वर्टेक्स सी के हैं 2,1 और वर्टेक्स डी जो है वो तो हमें फाइंड करना है जिसको हमने x, y से डिनोट किया हुआ है, राइट। अब सबसे पहले तो हम लोग ए सी और एम को लेंगे, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एम is equals to midpoint, let m is equals to midpoint of the diagonal AC। सो m को जो है वो मैंने एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैंने m को जो है वो मिड पॉइंट कंसीडर किया है ए और सी के डायगनल का, तो वही मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी है। और बाकी अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m जो है वो हमने मिड पॉइंट कंसीडर किया है। अगर हम लोग फार्मूला इसका लिखें तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है कि मिड पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एक्स वाई करके भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। पहले मैं सेपरेट करके लिखती थी बिकॉज अब न्यू फार्मूला था तो आपको समझने में इजी हो इसलिए, बट अब तो आप इसके यूज़ टू हो गए तो इसकी वजह से बेहतर यही होगा कि आप फार्मूले को पेपर में भी ऐसे ही लिखें, सेपरेट लिखने के बजाय, राइट। अब जो है वो क्या है कि हमारे पास मिड पॉइंट जो था वो हमने लेट किया हुआ था m से, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 है। क्योंकि जो m है वो मिड पॉइंट है डायगनल ए सी का, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी यूज़ करेंगे a एंड c के। तो a का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1,-2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,1, राइट। इसके अकॉर्डिंगली x1 प्लस x2 हमारे पास बनेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 हमारे पास बनेगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 हमारे पास बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हमारे पास बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास m के बन गए। अब इसी तरीके से हम जो है वो m कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन लेट m कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल b एंड d, BD, राइट। अब m कॉम्प्लीमेंट को हमने BD का मिड पॉइंट कंसीडर किया, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रही, डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। तो m कॉम्प्लीमेंट ऐसे एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के लिए। अब हमारे पास क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट है B एंड D का, तो हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स विच इज़ 1,0 एंड D तो हमने फाइंड करना है और इसको हमने x y से डिनोट किया हुआ है, तो एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। तो x1 प्लस x2 हमारे पास बनेगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बनेगा 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल जो है वो इसका बनेगा m कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 y डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि जो है वो पैरेललोग्राम जो है उसमें जो है ये दोनों डायगनल्स जो है वो आपस में हमारे पास पैरेललोग्राम की बात थी और ये दोनों डायगनल्स जो है वो हमारे पास बाइसेक्ट कर रहे थे, तो इसकी वजह से हमने जो है वो m को इक्वल ले लिया है m कॉम्प्लीमेंट के, राइट। सो हमने यहाँ पर m को इक्वल ले लिया m कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे पास दोनों डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि m जो है वो हमारे पास क्या था 3/2 -1/2 इज इक्वल्स टू m कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 y डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये कुछ इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और y वाली को एक साइड पे। जैसे हमें पता है कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो हम 3/2 जो कि x1 की है उसको ले लेंगे x2 के साथ, और जो y1 है इसको हम ले लेंगे y2 के साथ, राइट। x1 को x1 वाली वैल्यू से के साथ ले लिया और y1 को y1 के साथ ले लिया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो
अब अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। यहाँ पर जो है वो 2 3 6 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 3 इस साइड पर रहेगा, और ये जो 1 जो हमारे पास राइट साइड पे था, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 3 माइनस 1, तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और अगर यहाँ पर हम y को देखें तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 2, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और y एज इट इज़ रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। सो वर्टेक्स D जिसको हमने लेट किया हुआ था x y से, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 2, -1। About a 10, I should fuck her in the Benz.